तो हेलो मेरे साथियों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप लोगों का जो हमारे इस चैनल पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को हम आज ऐसा चीज गिफ्ट करने वाले हैं, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम ढूंढ कर लाए हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, यानी कि 2 अंक। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर फाइनल ये। और इसके बाद 5 नंबर में तो आप जानते ही हैं कि कैसे हम दर्पण सूत्र को सिद्ध किए, कैसे क्या किए, ये सब तो हम अपडेट देते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे होंगे एक विक्रिया, मतलब कि केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन अभी लिए हैं। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। जब तक आप एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब तक यह संभव नहीं है कि आपको 2 अंक में 2 अंक दिया जाए। तो 2 अंक में 2 अंक कैसे दें, ये कैसे आप कॉपी लिख सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे जो दिए हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन, तो इसको कैसे आप डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम अभी 2 क्वेश्चन दिए हैं, फिर क्वेश्चन की मात्रा मतलब कि जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही हम संयोजन अभिक्रियाएं क्या है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में आप लोग को क्या चीज देखना होगा। तो संयोजन अभिक्रियाएं जैसे कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन को आप दहन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। उस ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या कौन गैस यौगिक प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक उसी पर ये बेस्ड है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। तो आप संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में क्या कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक मतलब कि पदार्थ के रूप में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। जैसे C हम बताए, C क्या है, तत्व है, O2 तत्व है। यौगिक में आइएगा जैसे HCl ले लीजिए। तो हम इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं तो वो आप समझ गए, यानी कि 2 पदार्थ होंगे, उस 2 पदार्थ में ही आपको ये लिक्विड मतलब कि 2 पदार्थ से ही आपको क्या बनाना है, तो उससे ही यौगिक बनाना है। या फिर कोई एक पदार्थ बनेगा यानी कि तत्व या यौगिक, इनसे मिलकर ही क्या होगा, एक मतलब कि यौगिक का निर्माण होगा। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे कर लिखिएगा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं, यहाँ से लिखना आप चालू करते हैं। संयोजन या संश्लेषण वो अभिक्रियाएं हैं, वह अभिक्रियाएं हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि या तो आपका तत्व होगा, तत्व या फिर यौगिक, तत्व या फिर क्या होगा, यौगिक, तत्व या यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर 2 या 2 से अधिक तत्व यानी कि यौगिक मिलकर 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके क्या बनाएंगे, परस्पर संयोग करके
एक नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ के निर्माण करते हैं। अब चलिए वो कौन से पदार्थ हैं, मतलब कि वो कैसे होते हैं, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल है आपका जैसे C प्लस के O2, ये मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। तो एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, इन दोनों में जुड़ाव हुआ, यानी कि यहाँ पर लिखे हैं जो परस्पर सहयोग, सहयोग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। जब परस्पर ये जुड़ेंगे तभी आपको दो तत्व से ही एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, या दो यौगिक से ही एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं क्या है, फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं यहाँ पर लिखे हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, यानी कि पदार्थ भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, चाहे तत्व कोनो भी हो या पदार्थ कोनो भी हो, यानी कि यौगिक कोनो भी हो, इसलिए पदार्थ को यूज किए हैं। परस्पर जुड़ाव करेंगे, यानी कि जब तक जुटेंगे नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ए पदार्थ, ये बी पदार्थ, ठीक। ए और बी, जब तक ए और बी नहीं मिलेंगे तब तक कौन सी पदार्थ के निर्माण नहीं होगा। ये सी पदार्थ क्या है, तो नए पदार्थ है, यानी कि नए पदार्थ के निर्माण करना है तो दो या दो से अधिक पदार्थ को आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपस में संयोजन करना पड़ेगा, यानी कि जुड़ना। संयोजन, सहयोग का अर्थ होता है जुड़ना। जब तक दोनों सहयोग नहीं करेंगे, जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक एक नए पदार्थ का नहीं निर्माण होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कोई ए पदार्थ होगा, कोई बी पदार्थ होगा, या फिर एक से अधिक भी हो सकता है, मिलकर क्या बनाते हैं, सी पदार्थ, यानी कि नए पदार्थ के निर्माण करते हैं। इतना याद रखिएगा। उसी के बेस्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कॉपी पर, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ये 2 नंबर मिल जाएगा। ये पूरा गारंटी है, पूरा 100% गारंटी के साथ हम करें। ऐसे करके आप बनाइए, जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल मत छोड़िएगा, एग्जाम्पल छोड़ेंगे तो गड़बड़ा सकता है। कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल पर भी एक नंबर मिलता है और परिभाषा पर 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर आपका मिल जाएगा। चलिए आप वियोजन अभिक्रियाएं समझते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं क्या है, वियोजन अभिक्रिया इसके जस्ट उल्टा है, यानी कि इसको पलट दीजिएगा तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर जैसे CO2, इसी एग्जाम्पल की चलिए तोड़ते हैं। अब CO2 एक प्रकार की गैस है, इसको अगर आप मतलब कि बैक लेके जाइएगा तो आप क्या बना सकते हैं, वही जो ये दोनों था। तो हमने मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड किन किन चीजों से मिला, जब उसको हम तोड़ेंगे तो क्या क्या चीज मिलेगा, तो C मिलेगा और प्लस के O2 मिलेगा, ये इसी से तो मिला। या फिर चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं। HCl को अगर मतलब कि HCl अब HCl को विघटित करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे, जब तक इसमें अपघटन का अर्थ होता है तोड़ना, यानी कि उसको विघटित करना। तो इसको विघटित HCl को विघटित करेंगे तो ये 2 पदार्थ से मिलकर बना है, ये प्लस ये माइनस। तो मतलब कि इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इधर आइए, H प्लस अलग और Cl माइनस अलग, ऐसा करके ये टूट जाएंगे। तो ये अभिक्रियाएं जैसे हो गया। तो यानी कि इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। जब कोई नए मतलब कि पदार्थ से, जब कोई मतलब कि यौगिक के बड़े अणु से, ये क्या है, बड़े अणु है, HCl क्या है, बड़े अणु है। तो जब कोई यौगिक से बड़े अणु से जब पदार्थ टूटते हैं, विघटित होते हैं, तो क्या बनाते हैं, मतलब कि ऐसे करके एक नए पदार्थ को जो बनाएंगे, यानी कि जैसे आप यहाँ पर संयोजन अभिक्रियाएं पर है, इसके जस्ट ऑपोजिट कर दीजिएगा तो लिखिएगा
वो अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व की जगह पर क्या लिखेगा कि एक अणु, जब कोई बड़े पदार्थ के एक अणु से जब टूटते हैं तो नए मतलब तो नए दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। बस यही लाइन को अपोजिट कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। हमें लगता है कि आप लोग समझदार होंगे, जरूर ये काम कर लेंगे। तो ये चलिए HW, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट रखिएगा, अपोजिट, अपोजिट यानी कि उल्टा, इसके जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ पर जो नए मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ था इसको बैक आन दीजिएगा। यहाँ पर ऊपर में था तो वहां पर लिख दीजिएगा कि एक बड़े अणु उससे जब टूटता है तो एक दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हम दे ही दिए हैं तो ये टॉपिक खत्म हो गया। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चलिए केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो ग्राफ में है, और हम इसके बाद चलेंगे फिजिक्स में, तब चलेंगे बायो में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है मतलब कि किस पदार्थ में कौन अम्ल मिलता है, किस पदार्थ में कौन अम्ल, कौन अम्ल, किस पदार्थ में कौन अम्ल मतलब होता है, इसके बारे में तो कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, जैसे सेब और नींबू। सेब संतरा हो गया, नींबू, सेब, इमली, सिरका, दही, इस सब में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री को क्या करेंगे, विराम देंगे और फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर ये संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में एक अम्ल पाया जाता है। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। संतरा व नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिरका और नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसको भी हम लेकर साथ में चलेंगे, ग्राफ को भी। तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है। तो संतरा और नींबू के रस में ऐसे अगर पूछ देगा संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बोलिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली, तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए सेब में मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका, तो सिरका में आपको पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन एसिड पाया जाता है, कौन अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक, एसिटिक अम्ल सिरका में, इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, नींबू और संतरा के रस में सिट्रिक अम्ल। ठीक, अब दही में आते हैं तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे लैक्टिक अम्ल। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। लैक्टिक अम्ल हो गया, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो ऐसे करके हम एक तीर बना देते हैं जिससे समझ में आएगा कि ये इसका है। ठीक, हाँ ये समझ गए। इसके बाद आइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में जो है वो आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में क्या लिखिएगा, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक
अम्ल, औक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। अमाशय में, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl के बारे में जिसको जानते हैं, ठीक, लिख देते हैं छोटे फॉर्म में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप इसको समझ जाइएगा। ये हो गया। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। चाय हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे विटामिन, विटामिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन में एक्सकॉर्बिक अम्ल, एक्सकॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक्सकॉर्बिक अम्ल। विटामिन में सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन में एक्सकॉर्बिक, एक्सकॉर्बिक, एक्सकॉर्बिक अम्ल, एक्सकॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। और लाल चींटी में, लाल चींटी हो गया, यहीं पे लिख देते हैं लाल चींटी या लाल चींटी हो गया, या फिर बिरनी जो होता है लाल रंग का, बिरनी, लाल चींटी लाल रंग का बिरनी जो होता है, या फिर लाल रंग का बिरनी हो गया, या फिर आपका हो गया ये, हाँ, बिच्छा का डंक हो गया, बिच्छा, बिच्छा के डंक, बिच्छा के डंक, यह हो गया। तो इसमें कौन अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी या बिरनी हो गया, या बिच्छे के डंक जो होते हैं, इसमें कौन से अम्ल पाया जाता है? तो उसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, चलिए इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो ग्राफ में हम क्या बताएं कि इस ग्राफ में हम बताएंगे किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं सेब और नींबू, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लिखे हैं सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल, इमली में टार्टनिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, और लाल चींटी या फिर बिरनी, बिच्छा के डंक जो होते हैं, बिच्छू के डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आप एक पॉइंट और बताएंगे कि जैसे लाल चींटी, जो आप चाय पीते हैं, चाय, उसमें अचानक एक एनर्जी जो आता है वो किसके कारण आता है? तो इस अम्ल के कारण ही आता है। कहाँ गया? ये टैनिक अम्ल, यानी कि आपके बॉडी में टैनिक अम्ल जो है वो फ्रेशता देता है, यानी कि ताजापन, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये केमिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है।